चलिए साथियों, आज हम कक्षा 9 के जो बुक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा उसके बारे में जो है बात कर रहे हैं। और उसके अंदर जो है वो दिए गए हैं, मतलब कि जो ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जो राजस्थान के हर एग्जाम में जो है वहाँ से एक या दो दो प्रश्न जो है हर टॉपिक से। जैसे कि इसमें पहला टॉपिक है कि 1857 की क्रांति। तो राजस्थान की जो भर्तियां हैं उनमें कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसमें 1857 की क्रांति से कोई प्रश्न ना आए। कि हर बार जो है वो एक अलग तरह का प्रश्न देखने को मिलता है, लेकिन हमारा जो ये टॉपिक है वो हर एग्जाम की दृष्टि से इस बुक से जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद में है राजस्थान के क्रांतिकारी, फिर है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन, और क्या है जनजागृति और प्रजामंडल आंदोलन, फिर क्या है कि राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की शौर्य परंपरा। तो ये वो 7 बिंदु हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आपने ढंग से अच्छे से इस किताब को पूरा कर लिया, इस पूरी किताब को राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा जो है यदि आपने पूरी कर ली, तो आपके इस पूरी बुक में से कम 8 से 10 जो प्रश्न हैं वो हर एग्जाम में सही होने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी और इससे बाहर नहीं जाएगा। और इससे जो बाहर जाएगा वो कहीं से भी किसी को भी जो है वो नहीं मिलने वाला। तो जो हमारे पहुंच से बाहर है उसके लिए हम प्रयास ना करके जो हमारी पहुंच में है हम उसके लिए प्रयास करें तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। इस बुक का पहला ही चैप्टर जो है वो है 1857 की क्रांति। इस 1857 की क्रांति जो चैप्टर है इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यही दिए गए हैं कि इसमें एक तो नसीराबाद में क्रांति, नीमच, हरिनपुरा, आउवा, मेवाड़, कोटा व अन्य जो है राज्य वहाँ, सलूम्बर और कठारिया का जो योगदान है। तो आप है ना यहाँ से भी जो है वो प्रश्न बनने सीधा वो यहीं जाएगा कि सलूम्बर और कठारिया का जो योगदान है वो यहीं से देखेगा कि चलो उसका देखते हैं और उसका पूछ लेते हैं। तो इस बार जो है वो सेकंड ग्रेड का 30 जुलाई को जो पेपर हुआ उसमें जो कोठारिया के जोध सिंह है, कोठारिया के जोध सिंह उनके बारे में पूछा गया था कि जोध सिंह जो है उनका संबंध जो है वो किस ठिकाने से था, तो कोठारिया से था। फिर इसकी असफलता के कारण और इस 1857 की क्रांति की असफलता के परिणाम जो है वो क्या रहे। तो जरूरी नहीं है कि ये असफलता ही हो, इसके परिणाम भी जो है वो रहे और उनको आगे चलकर जो है वो हमने महसूस भी किया और उनका योगदान भी बहुत था। ठीक है, तो इन के बारे में जो है वो हम लोग देखने की जो है वो चले। तो शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति से। इसे जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होगी, जहां से प्रश्न आने की संभावना नहीं होगी वहां पर हम तेज चलेंगे और जहां पर हमें लगेगा कि यहाँ पर हमें रुककर इस बिंदु को अच्छे से देखना चाहिए हम उसे अच्छे से देखेंगे। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात ये सबको पता है कि जैसे ही मुगलों का अंत हुआ वैसे ही जो है वो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो केंद्रीय सत्ता है भारत की उसमें, तो उस केंद्रीय सत्ता को उस वैक्यूम को जो है वो भरने का काम किया किसने? मराठों ने। मराठों ने जो जिनका प्रभुत्व कहाँ था? दक्षिण में था। उन्होंने दक्षिण से चले और मालवा और गुजरात पर भी अपना प्रभाव छोड़ दिया और उन्होंने क्या है राजस्थान में प्रवेश करना उनके लिए अब जो है वो सहज हो गया क्योंकि वो राजस्थान की सीमा पर आ चुके हैं। सन था 1711, मई 1711। तो मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? मेवाड़ी क्षेत्र जो है वहां से धन एकत्र किया। तो यहाँ पर जो है वो पहला प्रश्न बन जाता है इस पाठ का कि मई 1711 मेवाड़ी क्षेत्र राजस्थान का वह क्षेत्र था जहां से राजस्थान में मराठों ने सर्वप्रथम जो है वो धन एकत्रित किया। इस घटना से जाहिर सी बात है कि जो राजस्थान की राजनीति है उसमें एक बड़ा बदलाव आने वाला था और उस कारण क्या है कि चिंतित थे जो राजस्थान की राजनीति के जो मुख्य चेहरे थे, राजस्थान के जो राजा महाराजा थे, राजपूताना थे, वे चिंतित थे। इसलिए जो है वो उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह जो सेकंड है उन्होंने क्या किया, जयपुर के शासक से संबंध जो कांटेक्ट किया और उन्होंने जो बात की मोहम्मद शाह से, और इन्होंने मिलकर क्या किया, किस समस्या का समाधान करने के लिए बात की? मराठों के जो आक्रमण है उनकी। 1724 में
मराठों के राजस्थान में आक्रमण जो है उनमें क्या आ गई, तेजी आ गई। इसी बीच में अप्रैल 1734 में, कब, अप्रैल 1734 में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठों से सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। तो आपको पहली बात याद रखनी है, मई 1711 मराठों का प्रवेश मेवाड़ी क्षेत्र में। दूसरी बात याद रखनी है कि 1724 में मराठों के आक्रमण में तेजी आई। फिर क्या याद रखना है, अप्रैल 1734 में बूंदी का जो बुद्ध सिंह था उसने मराठों से क्या ली, सहायता मांगी। और जो दलेल सिंह था, जो सवाई जय सिंह का जो दामाद था, उसे क्या कर दिया, गद्दी से हटा दिया। और इसके बाद जो है वो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप जो है वो बढ़ने लगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला क्षेत्र, तो क्षेत्र था मेवाड़ी, जहां से धन एकत्र किया। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली रियासत कौन सी थी जिसमें जो है वो हस्तक्षेप किया मराठों ने, तो वो रियासत बूंदी थी। बूंदी के किस शासक ने सहायता मांगी, तो बुद्ध सिंह ने मांगी। बूंदी के किस शासक को गद्दी से हटाया, दलेल सिंह को हटाया। कब हटाया, अप्रैल 1734 में। इतनी सी बातें जो है वो आपको यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि 1735 का सन आया। 1735 में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। तो आपको जो भौगोलिक जब आप कंडीशन देखोगे तो मालवा जो है वो राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान के बिल्कुल सटा हुआ है। इस कारण उनके लिए जो है वो आसान हो गया राजस्थान में प्रवेश करना। राजस्थान जो है में मराठे कोटा, राजस्थान में मराठे जो है कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर जो है वहां पर बांसवाड़ा से घुसपैठ कर वहां से धन पाने के कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को ही नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी जो है वो क्या है, लूटने लगे। नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने हुआ। तो यही जो है ना, आपको राजस्थान में मराठों के प्रवेश के बारे में अगर लिखना पड़े तो आप यही बिंदु लिखोगे कि उन्होंने सबसे पहले मालवा और गुजरात पर अधिकार जमाया और वहां से उनके लिए प्रवेश करना आसान हो गया। मई 1711 में वो मेवाड़ी क्षेत्र में प्रवेश कर गए और धन एकत्र किया। फिर उन्होंने क्या किया, 1724 में जो उनके आक्रमण है वो तेजी आने लगी और अप्रैल 1734 में बुद्ध सिंह की सहायता के लिए उन्होंने दलेल सिंह को हटाकर बूंदी की गद्दी पर किसे बैठा दिया, बुद्ध सिंह को। फिर क्या हुआ कि उन्होंने जो कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ की। फिर धीरे धीरे वो किसे लूटने लगे, सेठ साहूकारों को लूटने लगे। फिर क्या हुआ, बूंदी, जोधपुर रियासतों में उनका प्रवेश जो है वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से शुरू हुआ। तो फिर क्या है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास भी किया था, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण जो है वो राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लग गए। उन्होंने क्या है कि एकत्र करने का प्रयास तो किया, लेकिन मराठों की जो पुरानी पृष्ठभूमि थी वो उन्हें एकत्र करने में असफल उसके कारण हो गए। मुगल दरबार में दलबंदी के कारण लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता के प्रति पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। साहू पेशवा बाजीराव को राजस्थान में चौथ सरदेशमुखी प्राप्त करने का आदेश दिया गया। तो साहू थे, उन्होंने क्या किया कि पेशवा बाजीराव जो है उनको राजस्थान में कौन से, एक तो चौथ और सरदेश मुखी जो है वो एकत्र करने का आदेश दे दिया। 1732 में सवाई जयसिंह और मालवा का सूबेदार, जो कि मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया। जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व जो है वो हो गया। तो आपको ये पूरा फॉर्मेट जो है इसमें से कुछ चीजें निकाल लेनी है। मई 1711 मेवाड़ी क्षेत्र, 1724 आक्रमण बढ़ गए, 1734 अप्रैल बूंदी में प्रवेश हो गया। फिर क्या है, धीरे धीरे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उसके बाद में सेठ साहूकारों को लूटने लगे। फिर बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासतों में प्रवेश हो गया। फिर क्या है, धीरे धीरे उन्होंने नादिर शाह के आक्रमण के समय हिंदू धर्म के नाम पर एकत्रित करने का, संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। फिर साहू के आदेश पर पेशवा बाजीराव ने चौथ और सरदेशमुखी जो है वो वसूल किया। 1732 में जो है वो जयसिंह को घेर लिया और विवश कर लिया और 28 परगने जो है मराठों को देने पड़े उसे अपनी रियासत से। उसके बाद में 1761 से 91 के मध्य जो है वो राजपूत शासक इतने कमजोर हो गए थे कि मराठों ने विभिन्न राज्यों पर क्या कर लिया,
प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तो ये 5 नंबर का फॉर्मेट है किसका, मराठों का राजस्थान में प्रवेश जो है उसके बारे में। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जयसिंह और अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठों से मुक्ति पाने और धन का सहारा लिया गया, जो है माने के लिए धन का सहारा लिया गया। जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित प्रयास किए गए। और अब बात आती है जुलाई 1734 की। जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासकों ने मेवाड़ में एक घोरडा नामक स्थान पर एकत्र हुए और 17 जुलाई 1734, तो आपको याद क्या रखना है कि अब जो है हम बात कर रहे हैं उनको रोकने के प्रयास की। अब उनका प्रवेश तो हो गया, अब उनको रोकने का प्रयास है। तो रोकने के प्रयास के लिए क्या है कि राजस्थान के जो बड़े बड़े जो रियासतें हैं उनके शासक जो है वो एकत्र हुए। कौन कौन सी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, ये तो बड़ी थी, बीकानेर बड़ी थी, किशनगढ़ और नागौर, और इनके अलावा भी कई रियासतें थी जो इसमें शामिल हुई। उन्होंने एक जगह चुनी, हुरडा, और हुरडा किसका जो पार्ट था, मेवाड़ का। वहां पर 17 जुलाई 1734 को एक संधि की गई, यानी कि एक सम्मेलन किया गया और उसमें कुछ बातों को लेकर जो है वो सहमति जताई गई, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया गया। मतलब एक पर आक्रमण, सभी पर आक्रमण समझा जाएगा और इसी आधार पर जो है जब मराठा किसी राजपूत राज्य पर आक्रमण करेंगे तो सभी जो राजपूत हैं वो एक होकर उनका सामना करेंगे। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय में शरण न देने की शपथ ली गई, परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासतों में आपसी जो मतभेद जो है वो चल रहे थे। प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव। आपको ये यहाँ तक पूछा जा सकता है कि आप हुरडा सम्मेलन की असफलता के कारण बताइए, ठीक है। तो हुरडा सम्मेलन जो है उसमें क्या हुआ कि वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि उनमें क्या था, आपसी द्वेष था, प्रतिभा और संपन्न क्रियाशील नेतृत्व का अभाव था। किसका अभाव था, नेतृत्व का अभाव था। रियासतों की स्वार्थी नीतियां जो है वो इसकी असफलता का कारण बनी। कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए जो है वो उत्तरदायी थे। नीतियां और जो कार्य हैं वो उनके जो संगठित उद्देश्य नहीं था इनका। एक टाइप से हम देखें तो 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला और उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ का समझौता हुआ। फिर क्या हुआ, वह जयपुर आया। जय सिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा और वह असफल रहा। तो किस शासक ने, यहाँ तक पूछा जा सकता है कि किस शासक ने मराठों और मुगलों के मध्य जो है वो समझौता करवाने का प्रयास किया गया, जय सिंह के द्वारा। जगत सिंह ने क्या किया, पेशवा का आतिथ्य जो है वो स्वागत किया और उसने स्वीकार किया आतिथ्य, उसे उपहार दिए और चौथ का समझौता जो है वो उससे कर लिया। इन्हें पता लग गया कि ये जो हमने सम्मेलन किया था, हमने प्रयास किया था, वो असफल हो गया। तो अक्टूबर 1735 में जो है वो पेशवा क्या निकला था, उत्तर भारत की यात्रा पर निकला था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें कि पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता जो है वो बन गए। 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुरा सहाय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध के ही दुरा सराय जो है उसकी संधि करनी पड़ी थी, इससे मराठों से, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए जो है वो दिए गए। मतलब आपको यहाँ जो है वो ये दिखाया जा रहा है कि इस समय जो है वो मराठों का वर्चस्व क्या है। कि आप देखिए कि बिना लड़ाई के मुगल सम्राट जो है वो झुक रहे हैं किसके आगे, मराठों के आगे। 1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर और जेतारन परगनों से चौथ जो है वो वसूल की। तो ये बात जो है वो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगानी है कि सन है 1742। सन कौन सा है, 1742। मराठे कहाँ प्रवेश करते हैं, मारवाड़ में। और मारवाड़ के कौन से परगने, सोजत, रायपुर और जेतारन जो हैं, यानी कि पाली के जो परगने हैं उनसे क्या वसूल करते हैं, चौथ। तो आपको 42 याद रखना है, सोजत, रायपुर और जेतारन जो है वो याद रखना है, और मराठों का कहाँ प्रवेश याद रखना है, मारवाड़ में। 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। अब आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है 1787। क्या लगा लेना है, 1787 जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है।
कि 1787 में एक युद्ध हुआ मराठों और राजपूतों के मध्य। वो युद्ध कौन सा था? तुंगा का युद्ध। 1742 में क्या किया? मराठों ने मारवाड़ में प्रवेश किया, सोजत, रायपुर और जैतारण को जो है वो चौथ वसूली की गई। 1738 में जो है वो मुगलों की ओर से निजाम ने बिना युद्ध लड़े जो है वो अपमानजनक संधि करनी पड़ी। तो संधि के बदले मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए मराठों को देने पड़े। फिर क्या हुआ कि आगे अगर हम बात करें, यदि आगे देखा जाए तो जो है 1791 के बाद मराठा शक्ति जो है वो क्षीण होने लगी। अब क्या है कि जैसे ही 1791 यानी कि 90 का दशक क्रॉस हुआ, तो मराठों की शक्ति, मराठों का नेतृत्व, मराठों का वर्चस्व जो है वो भी क्या होने लगा? कमजोर पड़ने लगा। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जो है वो जमा लिए। वे राजस्थान में घुसने का प्रयास जो है वो कर रहे थे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि 1783 के बाद जैसे एक्ट आने स्टार्ट हुए, फिर उसके बाद में जैसे 1799 के बाद 1700 जो 91 है उसके बाद जाकर जो है वो अंग्रेजों का वर्चस्व भी बढ़ने लगेगा। हालांकि अंग्रेजों का वर्चस्व जो है वो पहले ही बढ़ चुका है, वो बक्सर और उनकी लड़ाइयों से जो है वो उनका वर्चस्व बढ़ चुका है। लेकिन 1791 में क्या है कि मराठों की शक्ति जो है वो क्षीण होने लगी। मतलब कि उन्होंने अंग्रेजों ने अपने जो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे उन्हें क्या है कि परास्त करने की सफलता जो है वो हासिल कर ली थी। इसलिए मराठों का जो है प्रभाव जो कम होने लगा था। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि राजपूताना जो है वो कभी सफल नहीं हुआ किसी भी मतलब बाहरी आक्रमणकारी को जो है वो रोकने में। ऐसे जैसे कि मराठों को भी रोकने में, हालांकि मराठे रुके, लेकिन मराठे रुके किसके कारण? अंग्रेजों के कारण। फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों का आगमन हुआ, उनको भी नहीं रोक पाए। तो ये जो है वो राजनीतिक असफलता थी आधुनिक राजस्थान के जो हम कह सकते हैं रियासतें थी उनके शासकों की, उनमें नेतृत्व नहीं था। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष, मतलब कि जो राजपूताना की जो रियासतें हैं उनकी असफलता के क्या कारण थे? उत्तराधिकार संघर्ष था, जो सामंती प्रतिस्पर्धा थी वो थी। जो इनके कारण क्या है कि राजपूताना के जो राज्य थे उनकी स्थितियां कमजोर थी। 1791 में अंबाजी ईगले ने मेवाड़ महाराणा का सहयोग दिया। ये सिंपल सी बात है। अगर आप लोग इसको यूं देखेंगे कि ये कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब ये पूछा जाएगा ना तो सिर्फ आपको इसी एक लाइन से, इसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं की जाएगी। सेम टू सेम यहाँ पर जो है वो इनमें से, इस पूरी लाइन में से कोई एक शब्द हटा दिया जाएगा। जैसे 1791 हटाया जा सकता है, जैसा अंबाजी इंगले हटाया जा सकता है, जैसे मेवाड़ के महाराणा हटाया जा सकता है। तो आपको ये लाइन एक दो बार पढ़ लेनी है कि 1791 अंबाजी इंगले मेवाड़ महाराणा को सहयोग जो है वो दिया। बस इतनी सी बात है। अगर यही बात अगर आप यहाँ से अगर कोई कंपटीशन बुक वाला जो है वो इसे उठाकर ले जाए और अपनी किताब में लिख देगा, तो यहाँ वहां पर क्या है कि वो इसमें से चेंजेस कर देगा। और चेंजेस करने से क्या है कि उसको आपको नए सिरे से याद रखना होगा। और दूसरी बात कि वो जो है आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेगी लाइन जो उसने बनाई है, लेकिन ये वाली लाइन जो है वो एज इट इज आपको देखने को मिलेगी। इसमें से एक वर्ड मिसिंग होगा और आपको इसमें से पढ़ते ही वो वर्ड जो है बिना ऑप्शन देखे भी याद आने की संभावना जो है वो रहेगी। इसलिए मैं जो है वो प्रेफर करता हूँ मूल सोर्स पढ़ना। मतलब कि आप लोग कंपिटिशन, अगर अच्छा सोर्स है कंपटीशन की बुक तो आप उसको पढ़िए, लेकिन अगर अच्छा सोर्स मूल सोर्स है तो आप उसे ही प्रायिकता जो है वो दीजिए। आगे हम देखें कि फलस्वरूप जो मेवाड़ महाराणा की सहायता की थी उसके फलस्वरूप क्या हुआ। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ महाराणा का अधिकार हो गया, परंतु रियासती घरानों के आपसी विमंशा के कारण अंबाजी इंगले पूर्णतः सफलता नहीं पा सके। 1795 में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया। अब आपको ये बात भी याद रखनी है कि 1795 में मेवाड़ पर किसका अधिकार हो गया? चुंडावतों का अधिकार हो गया। अतः उनका अन्य शासकीय समूहों के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथ द्वारा पर अधिकार कर लिया। तो यहां से जो है इसी लाइन में से सीधा सीधा एक टर्म जो है वो आपको मिस करके दी जाएगी कि 1802 मिस कर दिया,
अमीर खां पिंडारी मिस कर दिया या नाथ द्वारा मिस कर दिया, तो आपको वहां पहचानना होगा कि 1802 में अमीर खां पिंडारी ने, किसने, अमीर खां पिंडारी ने कहाँ अधिकार कर लिया, नाथ द्वारा। भीम भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। यानी कि एक तरह से जो अमीर खां पिंडारी का नाथ द्वारा पर अधिकार करना है, वो क्या दिखा रहा है, मेवाड़ महाराणा की असफलता। क्योंकि नाथ द्वारा किसके अंडर आता है, मेवाड़ के। और कौन अधिकार कर रहा है, कोई दूसरा। 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। 1793 से 1813 के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता और उत्तराधिकार का संघर्ष जो है वो था। तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि 1793 से 1813 जो जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण था, वो क्या था। एक तो सामंती प्रतिस्पर्धा थी, क्या थी, सामंती प्रतिस्पर्धा। दूसरी संकीर्णता, और तीसरी क्या थी, उत्तराधिकार संघर्ष। तो इस यहीं से ही आएगा। आपको कंपटीशन की बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप बस इसे पढ़ लीजिए और आपको लाइन टू लाइन चीजें मिल जाएंगी। और अच्छे से जो है वो अगर यहाँ से पढ़ा होगा तो आसानी से याद आ जाएगा। तो 1793 से कि ये होता है कि अगर हमने एक चीज जो है वो देखी हुई चीज अगर हमसे पूछी जाए, कि जैसी हमने देखी है, जिस रूप में हमने उसे देखा है, अगर उसी ही रूप में अगर वो पूछ ली जाए, तो हमें याद आना उसके बारे में आसान होता है। लेकिन जिस रूप में वो दी गई है और उस रूप को बदल कर पूछा जाए, तब वो आसान नहीं होता याद आना। इसलिए जो है वो आप लोग इसे ही पढ़ें। तो दोनों ही पक्षों में बढ़ोत सैनिकों को ऊंची धनराशि देकर, बढ़ोत सैनिक जो है उनको ऊंची राशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया गया। परिणामतः जो है वो राज्य क्या हो गया, आर्थिक संकट से घिर गया। मतलब जो उत्तराधिकार संघर्ष था उसमें दोनों ही पक्ष जो लड़ने वाले थे, उन्होंने जो भाड़े के जो सैनिक हैं उन्हें अपनी ओर लाने का प्रयास किया और मोटी धनराशि जो है वो उन्हें दी। तो मोटी धनराशि जब आप उन्हें दोगे तो भार किस पे आएगा, जनता पर या राज्य पर। सिंपल सी बात है। तो उसमें अराजकता, राजनीतिक अस्थिरता जो है वो आना लाजमी है, भले ही आप गद्दी पर अधिकार कर लो। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करना जो है वो प्रयास शुरू कर दिए। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से जो है वो संधि करने की, मैत्री करने की जो इच्छा है वो प्रकट की। तो आपको ध्यान रखना है, महाराजा पृथ्वी सिंह। आपसे ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान का या राजपुताने का वो पहला राजा जिसने अंग्रेजों से संधि करने की इच्छा जाहिर की, तो महाराजा पृथ्वी सिंह थे 1776 में। जयपुर का महाराजा प्रथम जिसने ये करने का प्रयास किया, महाराजा पृथ्वी सिंह थे। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया, वह असफल नहीं हुआ। 1803 में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक जो है वो हो गए। तो अब देखिए कि अंग्रेज जो है उन्होंने मन कब बनाया, 1803 में। अब सन आता है नवंबर 1803 में और अंग्रेज सेनापति है लॉर्ड लेक। आपको ये बात गांठ बांध लेनी है, आपको ये बात नोट डाउन कर लेनी है कि नवंबर 1803 में लॉर्ड लेक जो है उसने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लसावाड़ी के रण क्षेत्र में संधिया को निर्णायक रूप से प्राप्त कर दिया। कि जो लासवाड़ी का रण क्षेत्र जो है उसमें किसे हराया, सिंधिया को। और हराया किसने, लॉर्ड लेक ने। मराठों की इस पराजय से राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का जो है वो एक अवसर आ गया। 1803 की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति जो है वो मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। कौन, अंग्रेज और रियासतें। कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी, आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप जो है वो नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का जो दायित्व है वो किसका होगा, कंपनी का होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से ही सुलझाए जाएंगे। अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और 1811 में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मेडकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट जो है वो बनाया गया था। अब बात थोड़ी पीछे चली गई कि 1811 में क्या हुआ था। जो दिल्ली का रेजिडेंट था वो सेटन था, उसे हटाकर किसे बना दिया गया, मेडकॉफ को। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां पिंडारी की
विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। तो यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि ये जो संघ बनाने का सुझाव जो है किसने दिया? जो लॉर्ड मिंटो थे उसे जो है सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां पिंडारी की विध्वंसकारी जो कार्रवाइयां हैं उनको समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बनाया जाए। तो ये सुझाव दिया था दिल्ली के जो रेजिडेंट थे मेटकॉफ ने। तो ये बात जो है वो यहाँ दी गई है, इसका मतलब यही है कि पूछने की जो है वो पूरी की पूरी संभावना है। फिर क्या है कि तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में अपनी सर्वोच्च जो कंपनी की सर्वोच्चता है, सत्ता है, जो वो स्थापित करना चाहता था। किंतु ये तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में क्या कर दिया जाए, सीमित कर दिया जाता, पिंडारियों की शक्ति का दमन कर दिया जाता और इसके लिए राजपूत राज्यों का संरक्षण जो है वो लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था। क्योंकि ये राज्य ही सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे, अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 को होलकर से नई संधि करके, यानी कि होलकर से संधि कब हुई? 1817 में नई संधि करके राजस्थान के जो राज्य हैं उनमें के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। सिंपल सी बात है कि अंग्रेजों ने राजस्थान के जो राज्य हैं उनसे संधि प्राप्त करने का अधिकार कब प्राप्त किया? 5 नवंबर 1817 को। 5 नवंबर 1817 को इधर मेटकॉफ का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी से क्या कर ली? संधि कर ली। सबसे अंत में 1833 में सिरोही। तो सिंपल सी बात है कि सिरोही सबसे ऊंचा जिला है, तो वहां पर पहुंचने में, वहां पर जो है वो जाने में क्या होगी? कठिनाई होगी, इसलिए सबसे अंत में पहुंचा जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि 1823 में सबसे अंत में राजपूताना की जो कौन सी रियासत जो है संधि करती है? सिरोही। इस प्रकार 1817 से 23 के दौरान जो है वो ब्रिटिश आधिपत्य 1947 में ईस्वी तक जो है वो प्राप्त अक्षुण्ण रहा। तो यहाँ पर हमने अब जो है वो दो तरह की बातें कर ली। कितनी तरह की? दो तरह की। एक तो राजपूताना में मराठों का हस्तक्षेप देखा और दूसरा हमने देखा कि राजपूताना में अंग्रेजों का जो है वो आगमन हमने देख लिया। इन दोनों का आगमन जो है वो कहीं ना कहीं एक जैसे कारणों पर ही निर्भर करता है। एक तो राजपूताना के जो राज्य हैं उनमें जो है वो एकता नहीं है। दूसरा, सभी रियासतों में उत्तराधिकार के संघर्ष चल रहे हैं, इसके कारण वहां जो है वो अस्थिरता है। तीसरा जो है पिंडारियों और मराठों का जो आगमन है वो तो इन कारणों से हुआ। फिर क्या हुआ? अंग्रेजों का आगमन जो है उसमें भी यही कारण कॉमन है, लेकिन सबसे मुख्य कारण जो है वो क्या है? मराठों और पिंडारियों का जो खौफ है, जो जो उनका आतंक है, वो इसका सबसे बड़ा कारण है कि अंग्रेजों को राजस्थान में प्रवेश करने का एक सुअवसर जो है वो मिल गया। अब हम देखते हैं कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति होगी उस टाइम जो है राजस्थान की कौन सी रियासत में कौन से शासक जो है वो थे। तो अब जो है वो ऊपर से अगर हम देखेंगे तो सभी लगभग जो है वो आपको याद होते हैं, और पूछने की संभावना जो है वो नीचे से रहती है या फिर कहीं से भी रहे, तो हमें जो है वो नीचे वाले जो है वो ज्यादा कम याद होते हैं, इसलिए हम यहीं से चालू करेंगे कि डूंगरपुर जो है उसकी रियासत का जो राजा है 1857 में वो कौन सा है? उदय सिंह है। बांसवाड़ा का कौन है? लक्ष्मण सिंह है। फिर प्रतापगढ़ का कौन है? दलपत सिंह है। फिर जो झालावाड़ है उसका कौन है? पृथ्वी सिंह है। जैसलमेर का कौन है? रणजीत सिंह है। अलवर का शासक जो है वो क्रांति के समय कौन है? विनय सिंह है। बूंदी का कौन है? राम सिंह है। कोटा रियासत का नवाब टोंक का कौन है? वजीरुद्दौला जो है वो शासक है। करौली का जो है वो कौन है? मदनपाल है। बीकानेर का कौन है? सरदार सिंह है। और धौलपुर का कौन है? भगवंत सिंह है। फिर क्या है? सिरोही का शिव सिंह, सह से सिरोही, सह से शिव सिंह, सबसे अंत में, सबसे लास्ट में जो है वो करने वाली। जयपुर का राम सिंह सेकंड। उदयपुर का समरूप सिंह। भरतपुर का कौन है? जसवंत सिंह। जोधपुर का कौन है? तख्त सिंह। कोटा का कौन है? राम सिंह है। तो आपको इन सभी को जो है वो याद रखना है, लेकिन इन सब में भी क्या है, कुछ मेन है, तो उनके बारे में देख लेते हैं कि एक तो अलवर का कौन है? विनय सिंह, आपको याद रखना है। दूसरा कौन है?
कि जो टोंक का है वो है नवाब वजीरुद्दौला। टोंक का कौन है? नवाब वजीरुद्दौला। धौलपुर का कौन है? भगवंत सिंह है। सिरोही का शिव सिंह हमने देख लिया। उदयपुर का समरूप सिंह है। और जयपुर जो भरतपुर है उसका कौन है? जसवंत सिंह है। तो ये जो नाम है वो आपको याद रखने हैं। बाकी सभी याद रखने हैं कि कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये जितने के जितने नाम है ना वो सब के सब इंपॉर्टेंट है। डूंगरपुर का उदय सिंह, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह, प्रतापगढ़ का दलपत सिंह। इन तीनों का याद आप रख सकते हो इकट्ठा कि उदय, लक्ष्मण और दलपत। उदय, लक्ष्मण और दलपत किसके हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के। फिर झालावाड़ का कौन है? पृथ्वी सिंह है। तो ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के याद रखना है कि झालावाड़ का कौन है? पृथ्वी सिंह। क्योंकि ये जो है ये चीज आपको 2-3 बार याद करनी पड़ेगी। जैसे कि एक तो मैं पूछूं कि संधि के टाइम शासक कौन था, जो अंग्रेजों के साथ संधि हुई उसके समय शासक कौन था। दूसरी बात, अगर उसके बाद आए तो मैं पूछूं कि जो क्रांति हुई उसके समय जो है वो शासक कौन था। फिर मैं जो आपसे पूछूं कि जो एकीकरण हुआ राजस्थान का उसके समय जो है वो रियासत का शासक कौन था। तो इस तरह से आपको 3 फॉर्मेट में याद रखना है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी? क्रांति जो है वो 1857 की, उस समय कौन है? तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, हर बार प्रश्न जो है वो यहाँ से आने की संभावना होती है कि कोटा का राम सिंह हमें पता है कि इसे बंदी बना लिया गया था। तख्त सिंह जो है वो भी हमें पता है। भरतपुर का जसवंत सिंह जो है वो हमने कम पढ़ा है, इसलिए इसे याद रखना है। ठीक, उदयपुर का समरूप सिंह हमें याद है। जयपुर का राम सिंह सेकंड याद है। सिरोही, सह से सिरोही, सह से शिव सिंह, सह से सबसे अंत में ये भी याद हो जाएगा। लेकिन धौलपुर का जो है वो भगवंत सिंह हमें याद रखना है। बीकानेर का सरदार सिंह हमें याद है। करौली का मदनपाल जिसने राम सिंह को छुड़वाया था कोटा वाले को, वो भी याद है। टोंक का वजीरुद्दौला एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, वजीरुद्दौला जो है वो इसका नवाब था, ये भी याद है। बूंदी का राम सिंह, ये भी हमें याद है। अलवर का विनय सिंह हमें याद रखना है। अलवर का क्या याद रखना है? विनय सिंह। जैसलमेर का रणजीत सिंह याद रखना है। और झालावाड़ का पृथ्वी सिंह। फिर क्या है? प्रतापगढ़ का दलपत सिंह, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह। और डूंगरपुर का क्या याद रखना है? उदय सिंह जो है वो याद रखना है। ये तो थी पृष्ठभूमि कि किस तरह से जो है वो 1857 की क्रांति से पहले का माहौल जो है वो क्या था। फिर आगे बात करते हैं कि 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी। इनमें से 17 राजपूत और 2 जाट और 1 मुस्लिम रियासत थी। क्या थी? 1 मुस्लिम रियासत थी, 17 राजपूत रियासतें थी और 2 जो है वो क्या थी? जाट रियासतें थी। लेकिन एकीकरण के समय जब हम बात करेंगे तो कितनी होंगी? 19 रियासतें और 3 ठिकाने। बस आपको इतना ही याद रखना है। इन सभी राज्यों के साथ की गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें जो है वो थी। तो यहाँ पर क्या है, मेंस के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे पूछा जा सकता है 1919 की जो आरंभ में जो संधियां की गई थी, तो 1918 की अधिकांश संधियां थी राजपूत राज्यों से अंग्रेजों की, उनके तहत जो है वो शर्तें जो है वो आप लिखिए कि 5 शर्तें लिखिए, 5 नंबर में पूछ ले तो आपको याद रहनी जरूरी है कि संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता है वो स्वीकार कर ली। अंग्रेजों की सर्वोच्चता जो है वो उसे स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने रियासती रासों का वंशानुगत राज्य जो है वो स्वीकार कर लिया, राज्य अधिकार जो है वो स्वीकार कर लिया। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है कि बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन जो है वो दिया कि एक तो किसकी सुरक्षा? बाहरी आक्रमण से सुरक्षा, आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन जो है वो अंग्रेजों ने दिया। फिर क्या है कि संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय है। राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट जो है वो रखना तय किया गया। साथ ही यही आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट जो है वो राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप जो है वो नहीं करेगा। फिर क्या है कि ब्रिटिश संरक्षण के बदले जो है वो शासकों को अपनी विदेशी नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी। विदेशी नीति जो है वो अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी। अपने आपसी विवादों का अंग्रेजों के मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। फिर क्या है कि आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों की समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों के सुपुर्द करेंगे। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
कि जो अंग्रेजों को खिराज दिया जाता था वो अलग अलग रियासत से अलग अलग था। ऐसे नहीं है कि आपसे संधियों के बारे में 4 शर्तें देकर और पूछ ले कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो यहाँ पर गलत और सही जो है वो फर्क यही किया जाएगा, इसी में किया जाएगा कि खिराज जो है वो धारा जो है खिराज वाली वो सभी के लिए एक थी, अलग अलग थी। खिराज की या धनराशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को आधार बनाया गया। जो मराठों को जो चौथ और सरदेश मुखी दिए जाते थे उसके आधार पर ही इसे जो है वो बनाया गया था। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा प्राप्त हुई और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता जो है वो खोनी पड़ी। परिणाम है ये इन संधियों के कि स्वतंत्रता खोनी पड़ गई। इसे जो रियासतों के राजा थे। उपरोक्त संधियों का राजस्थान में बहुविध प्रभाव पड़ा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो संधियां हैं उनका प्रभाव। पहले हमने बात की कि अगर हम बीच में से देखें अचानक से कि संधि, हम बात करते हैं सीधी 1818 की संधियां। अब उससे पहले जो भी हमने पढ़ा वो 1818 की संधियों के कारण थे कि हमें क्यों करनी पड़ी 1818 की संधियां। फिर अब हम देख रहे हैं कि 1818 में जो हमने संधियां की थी उसके प्रभाव क्या थे। तो कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। सिंपल सी बात आपको इतनी याद रखनी है कि आर्थिक स्थिति जो है वो कमजोर हो गई। फिर क्या है कि निरंतर हस्तक्षेप जो है वो करने लगे कौन? पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट जो है वो राज्य में क्या करने लगे? हस्तक्षेप। जो है शासन कार्य और अधिकारों में कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन। जो राजा है वो शासन संबंधी कार्यों के प्रति जो है वो क्या रहने लगे? उदासीन। क्योंकि वो सब कौन देखने लगा? अंग्रेज। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए। जो तानाशाह है वो कौन बन गए? ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट बन गए। कंपनी द्वारा खराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे जो है वो बलात् थोप दिए जाते थे। अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक साधनों पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने क्या किया? राज्य के आर्थिक साधनों पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। फिर क्या हुआ? नमक उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र सांबर झील जैसे कि कौन से क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया? जो नमक उत्पादन क्षेत्र है, जो अफीम उत्पादन क्षेत्र है, उनको एक्वायर कर लिया। किन्होंने? अंग्रेजों ने। फिर क्या हुआ? शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां क्या कर दी गई? अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई जिनका खर्च संबंधित राज्य को वहन करना पड़ता था। भारी खिराज पर ब्याज और अन्य खर्चे थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की स्थिति जो है वो आर्थिक स्थिति जो है वो कमजोर हो गई। तो ये तो थे प्रभाव। जो संधियां की गई थी 1818 की, उनके प्रभाव जो है वो ये थे। फिर क्या है कि आगे हम बात करें यदि हम आगे देखें कि राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा और अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही अंग्रेजों के साथ 1818 की संधियां जो है वो की थी। जैसे कि हमने पहले भी इसको कारण के रूप में जो है वो जानने का प्रयास जो है वो हम कर चुके हैं कि 1818 की संधियां क्यों हुई थी। तो उसमें एक तो था मराठों का आतंक, दूसरा था सामंतों पर नियंत्रण और तीसरा था पिंडारियों पर नियंत्रण। अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति को कुचलने का प्रयास किया गया। तो कुचलने का प्रयास किया गया तो जो सामंत और राज्य में जो संघर्ष है वो 1818 की संधियों का परिणाम था। जो हमने प्रभाव देखे थे उनमें एक प्रभाव और ऐड करना है कि जो सामंतियों और जो रियासत के मध्य जो संघर्ष था, संघर्ष का जो कारण था वो क्या थी? 1818 की संधियां। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति कमजोर हो गई। तो ये भी एक प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है कि सामंतों की स्थिति को कमजोर करने का प्रयास जो प्रभाव है वो किसका है? 1818 की संधियों का। सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नकद रुपया वसूल जाने लगा। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। जैसे जागीरों के निवासी अपनी सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों से राहदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उसके शुल्क के बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे।
उनके इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। मतलब कि सामंतों की स्थिति कुल मिलाकर जो है, वो सैनिक स्थिति और आर्थिक स्थिति जो है, वो दोनों की दोनों क्या कर दी गई, कमजोर कर दी गई। राजनीतिक स्थिति भी कमजोर कर दी गई। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा जो है वो बड़ी चढ़ी थी। लेकिन 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में जो है वो कमी आ गई। अब उतने प्रभावशाली जो है वो नहीं रहे। अब कुछ घटनाक्रम देखते हैं कि अंग्रेजों ने क्या किया। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वहां का क्या बना दिया गया, शासक बना दिया। सिंपल सी बात है कि एक प्रश्न यहाँ से अच्छा बनता है। वैसे तो हम देखें कि ये पूछने के लायक नहीं समझा जाएगा अगर हम इसको कंपटीशन की बुक में देखें या कहीं और देखें। लेकिन क्या होता है कि जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं ना, फिर हम लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ भी आ सकता है। तो हम उनको देखने से पहले ये समझ जाएं कि जो मूल सोर्स हैं उनमें से कुछ भी आ सकता है। लेकिन कंपटीशन की बुक्स हैं, उनमें ये गलती आप पढ़ने की जो है वो ना करें। इसलिए मूल सोर्स ही पढ़ना चाहिए। फिर क्या है कि यहाँ से एक अच्छा प्रश्न बनता है कि अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर इसे वहां जो है वो शासक नियुक्त किया। आपको पता होना चाहिए कि प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र किसे, दलपत सिंह को जो है वो वहां का शासक बना दिया। फिर क्या है कि इससे वहां की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। अब देखिए कि धीरे धीरे जो है वो आपको ऐसी घटनाएं, ऐसे कारण जो हैं वो बताए जा रहे हैं जिससे आम जनता और जो वहां का प्रशासन है, जैसे सामंत, अब सामंतों की जो स्थिति है वो कमजोर होगी, तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों ने की है तो अंग्रेजों के प्रति जो है वो उनके मन में क्या होगी, घृणा उत्पन्न होगी। अब क्या है कि जैसे जनता की भावनाओं को अगर अंग्रेज ठेस पहुंचाएंगे तो जनता के मन में भी अंग्रेजों के प्रति क्या होगी, घृणा उत्पन्न होगी। अब जैसे जैसे जो है वो जो रियासतों के जो शासक है उनकी जो स्वतंत्रता है, उनके जो अधिकार है, उनमें जब कमी होगी तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी क्या होगी, जो घृणा जो है वो एक अलगाव जो है वो अंग्रेजों से उत्पन्न होगा। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की हत्या जो है वो कर दी। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना है कि जयपुर रियासत है, उसमें जब अंग्रेजों ने रानी भटियाणी को जो है वो हटाने का प्रयास किया तो वहां पर जनता ने आक्रोशित होकर जो है वो कप्तान ब्लैक जो है वो उसकी हत्या कर दी। तो कप्तान ब्लैक का संबंध किस रियासत से है, जयपुर रियासत से। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हुए। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां के अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बिठा दिया, क्योंकि शासक के अवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेज को राज्य का प्रशासन अपने नियंत्रण में स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। जोधपुर के महाराजा मानसिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जो है वो असंतोष पनपने लगा। तो एक साइड तो आप देखेंगे कि यही राजा लोग जो हैं वो संधियां कर रहे हैं, क्योंकि 1818 में जोधपुर के जो मानसिंह जो है वही संधि करते हैं अंग्रेजों से। लेकिन वो संधि करना उनकी मजबूरी थी। संधि करना क्या थे, मजबूरी थी। लेकिन उस मजबूरी के पश्चात जो अंग्रेजों ने उस मजबूरी का फायदा उठाया, उससे कहीं ना कहीं शासकों के मन में जो है वो क्या हुई, घृणा जो है वो उत्पन्न हुई। तो ये सब जो है वो क्या है, कारण है किसके, 1857 की क्रांति के जो पैदा होने के। फिर हम देखते हैं कि यहाँ से भी प्रश्न जो है वो अच्छे बनते हैं कि कोटा रियासत का जो रियासतें थी राजस्थान की प्रमुख, उनमें कुछ पॉलिटिकल एजेंट जो है वो नियुक्त कर रखे थे, तो उनके बारे में देख लेते हैं। कोटा का बट्टन था, ठीक है, जोधपुर का मेक मौसन था और भरतपुर का मॉरिसन था। तो आपको याद रखना है मॉरिसन, बाकी सब याद रह जाते हैं। जो याद नहीं रहेगा उस पर हमारा फोकस जो है वो ज्यादा होगा कि भरतपुर रियासत का शासक कौन था, मॉरिसन। जयपुर रियासत का शासक कौन था, ईडन। उदयपुर रियासत का कौन था, जो सावर्स है वो था।
सिरोही रियासत का कौन था? तो जेडी हॉल था। ठीक है, तो ये जेडी हॉल और मॉरिसन, जो उदयपुर रियासत का जो शासक है वो सावरस था। ये बात जो है अभी सेकंड पीरियड पीछे जो 30 जुलाई का हुआ था उसमें पूछी गई थी। तो आपको मैंने अभी अभी दो प्रश्न बता चुका हूँ इसी एक पार्ट में से, जो एक ही पेपर में आए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बुक जो है वो कितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमें इसकी हर एक लाइन जो है वो ध्यान से पढ़नी चाहिए, ताकि हमें जो है वो हमारे पढ़ने का सही एफर्ट जो है वो हम लगा सकें। एफर्ट लगाएं पर सही लगाएं, वो जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने की उत्सुक हो उठी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। अब इस बात को अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बात कहीं ना कहीं सही थी कि जो परंपराएं, जो रूढ़ी जो है वो गलत थी, जो मानवीय दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा गलत थी, उनको समाप्त करना सही था। लेकिन उनकी समाप्त करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किए, उनके परिणाम स्वरूप जो है वो हमें घृणा उनके मन में देखने को मिली, जो किसके रूप में सामने आई? 1857 की क्रांति की। तो आपको जो है वो दो कारण मैंने एक तो पीछे बता दिया कि सामंतों की स्थिति कमजोर की गई। दूसरा क्या हुआ कि रियासतों के जो उत्तराधिकारी हैं उनको नियुक्त करने में जो है वो अंग्रेजों ने जो है वो हस्तक्षेप करना जो है वो शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ कि अब अंग्रेज वहीं तक नहीं रुके। अंग्रेज कहाँ आ गए? राजनीति का जो उनका जो रीति रिवाज जो है, संस्कृति जो है, वहां पर भी क्या हुआ कि उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इन कुरीतियों में कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा जो है वो सम्मिलित थी। तो वैसे तो ये प्रथाएं समाप्त करना हमारे लिए एक पॉजिटिव कदम था, लेकिन इन के कारण क्या हुआ कि जो उस टाइम का जो समाज था, उस टाइम के जो लोग थे, उस टाइम के लोगों के जो विचार थे, वो इस सुधार से मिलते जुलते नहीं थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसके प्रति जो है वो कदम उठाए। इस दिशा में कौन कौन से कदम उठाए उसके बारे में भी आगे दिया होगा। ये जनता से जनता ये समझने लगे कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप करने की नीति ने जनता में क्या कर दिया? असंतोष उत्पन्न कर दिया। कि पहली असंतोष उत्पन्न हुआ सामंतों में, दूसरा असंतोष उत्पन्न हुआ शासकों में, तीसरा असंतोष उत्पन्न हुआ किसमें? जनता में। तो आपको ये किस तरह से दिमाग में रखनी है बातें, तभी जब आपको वहां पर प्रश्न जो मिलेगा उसे आप लिख पाएंगे अच्छे ढंग से। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों में प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज राशि, सामंतों के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात, राजस्थान के सामाजिक जीवन ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत, साधारण जनता, सभी वर्ग जो है वो अंग्रेजों से क्या हो गए? असंतुष्ट जो है वो हो गए। तो आपको ये जो पैरा है, ये जो बिंदु है, वो गांठ बांध लेनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के मुख्य कारण जो है, वो अगर कम शब्दों में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको इतना ही जो है वो लिखना है। अगर आपसे बड़े शब्दों में, ज्यादा शब्दों में पूछा जाए तो आपको पीछे हम जितनी बात कर रहे हैं वो पूरी की पूरी जो है वो ध्यान में रखनी है। अब आगे अगर हम देखें, एक बार इस पेरे को दोबारा देख लेते हैं। इस प्रकार जैसा हमने पीछे देखा कि 1818 की जो संधियां हैं उनके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों द्वारा राज्य के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप। पहला कारण क्या है 1857 की क्रांति का? कि राज्य में अवांछनीय, राज्य का जो प्रशासन है उसमें अवांछनीय मतलब जो नहीं चाहा गया है वो हस्तक्षेप जो है वो उन्होंने किया। फिर क्या हुआ कि आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य किया। फिर क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि जो है वो उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि कर दी गई। फिर क्या हुआ, सामंतों के विशेषाधिकारों पर क्या किया गया? कुठाराघात किया गया। फिर क्या हुआ कि राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने जो है वो किया गया। तो इनके बारे में अगर छोटे में आए तो ये लिखना है, फिर क्या है बड़े में आए तब आपको इन्हीं को क्या है बिंदु के रूप में बनाकर, जैसे अवांछनीय हस्तक्षेप,
इसको बिंदु बना लेना है और इसके अंदर की बातें हम पीछे कर चुके हैं। आर्थिक संसाधनों पर अधिकार यानी कि जो सांभर जो लेक है उस पर अधिकार कर लिया गया, अफीम जो उगाने का क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लिया गया। तो ये सब फिर अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली खिराज मतलब कि जो अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ियां थी उनको नियुक्त कर दिया गया, उनका खर्च जो है वो जो राज्य से लिया जाने लगा। फिर क्या हुआ, सामंतों के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात हो गया, जो व्यापारियों से वो लोग शुल्क लेते थे वो हटा दिया गया। फिर क्या है, जनता से जो मतलब कि एक तो वो जो सैनिक सेवा देते थे उसके बदले उनसे क्या लिया जाने लगा, जो नकद के रूप में लिया जाने लगा टैक्स। फिर क्या हुआ, राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप होने लगा, जैसे सती प्रथा है, कन्यावध रोक अधिनियम है, या फिर दास प्रथा पर रोक है, या फिर जो ऐसी ही जो बाल विवाह है उस पर रोक है। तो ऐसे जो कानून बनाए उनसे क्या हो गया, सर्वत्र असंतोष हो गया। जनता, राजा और सामंत में जो है तीनों के तीनों वर्ग जो है वो असंतुष्ट हो गए। तो ये जो है वो कारण थे। ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं के मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती क्या बना रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं, के लिए प्रयत्नशील है। इससे इससे उसमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश जो है वो उत्पन्न जो है वो हो गया। तो सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप का मतलब यही है, ये भी सामाजिक जीवन के अंतर्गत आता है, आप इसे लिख सकते हो। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपने में राजस्थान के कवियों एवं साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान जो है वो दिया। तो आपको ये बात यहाँ पर जो है वो मस्त इंपॉर्टेंट लगाकर याद रखनी है, ताकि कारण में लिखने में काम आएगा। उनके द्वारा जो है वो ऐसे शासकों की निंदा की गई कि ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे, कि मतलब एक जो है वो कवियों और साहित्यकारों के द्वारा जो है वो शासकों में एक आत्म सम्मान और देश प्रेम जो है वो जगाने का जो है वो प्रयत्न किया गया। राष्ट्रवाद जो है उसको जो है मजबूत करने का जो है प्रयत्न किया गया। उन शासकों एवं सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के क्या थे, विरोधी थे। ऐसे कवियों में कौन कौन है, बांकीदास है, राघव दास है, साधु गंगा जी है, तथा महाकवि सूर्यमल मिश्रण है। तो आपको इन जो कवियों के नाम जो है वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाकर याद रखने हैं, कि बांकीदास है, राघव दास है, साधु गंगा जी है और सूर्यमल मिश्रण है। इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जो है वो असंतोष प्राप्त रूप से जो है वो पैदा हो चुका था। अब जो है हमने कारण की बात कर ली है, अब हम अगली क्लास में बात करेंगे 1857 की क्रांति की जो प्रमुख घटनाएं जो हैं उनके बारे में, और इसी तरह से जो है उसके पश्चात हम बात करेंगे उसके प्रभावों के बारे में, कि असफलता के कारणों के बारे में, उसके जो है इसी तरह से जो है कि क्या क्या चीजें रही उन सब के बारे में जो है वो हम बात करेंगे। इसी तरह से लगभग इस चैप्टर की जो है वो 2 या 3 क्लास जो है वो बनेंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखिए, समझिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये बात जो है ये क्लास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और क्या है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।